हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग द इंटरव्यू बाय क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा कि इंटरव्यू का क्या एडवांटेज होता है और क्या डिसएडवांटेज होता है। तो आज हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। I am a professor who writes novels on Sunday, Umberto Eco। Umberto Eco एक प्रोफेसर है और उसका कहना है कि वह सिर्फ और सिर्फ संडे को ही नोवेल लिखते हैं। I am a professor who writes novels on Sundays, Umberto Eco। The following is an extract from an interview of Umberto Eco। और अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वह एक छोटा सा हिस्सा है जो अम्बर्टो इको ने इंटरव्यू फेस किया था। उस इंटरव्यू का एक पार्ट यहाँ पे दिया गया है, एक छोटा सा हिस्सा दिया गया है। द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एन इंटरव्यू ऑफ अम्बर्टो इको। द इंटरव्यूअर इज मुकुंद पद्मनाभन फ्रॉम द हिंदू। और जो इंटरव्यूअर है जिन्होंने इसका इंटरव्यू लिया था उसका नाम है मुकुंद पद्मनाभन। क्या नाम है? मुकुंद पद्मनाभन, जो द टाइम्स न्यूज़पेपर के एडिटर हैं। द टाइम्स न्यूज़पेपर का एडिटर है मुकुंद पद्मनाभन। मुकुंद मुकुंद पद्मनाभन। The following is an extract from an interview of Umberto Eco. The interviewer is Mukund Padmanabhan from the Hindu। Umberto Eco, a professor at the University of Bologna। और यह जो Umberto Eco है यह यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना के प्रोफेसर थे इन इटली, जो कहाँ है? इटली में है। Had already acquired a formidable reputation as a scholar for his ideas on semiotics। और किस चीज के लिए जाने जाते हैं? सेमियोटिक्स के लिए। सेमियोटिक्स क्या होता है? द स्टडी ऑफ साइंस। द स्टडी ऑफ साइंस को सेमियोटिक्स कहा जाता है। द स्टडी ऑफ साइंस। लिटरेरी इंटरप्रिटेशन एंड इंटरप्रिटेशन मतलब व्याख्या। लिटरेरी इंटरप्रिटेशन एंड medieval aesthetics before he turned to writing fiction। फिक्शन मीन्स जो काल्पनिक कहानी होती है उसे फिक्शन कहा जाता है, और नॉन फिक्शन मीन्स जो रियल होता है। ठीक है, जो काल्पनिक कहानी होता है उसे फिक्शन कहा जाता है, और जो काल्पनिक नहीं होता है, सच्चाई पे बेस्ड होता है, उसे नॉन फिक्शन कहा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग फिक्शन के बारे में एंड medieval aesthetics before he turned to writing fiction, literary fiction, academic text, essay, children books, newspaper articles। His written output is staggeringly large and wide-ranging। In 1980, he acquired the equivalent of intellectual superstardom with the publication of The Name of the Rose। और इसका जो नॉवेल था The Name of the Rose, इससे इसका सुपरस्टारडम मीन्स जब विख्यात हुए, फेमस हुए, which sold more than 10 million copies, जो कि 10 मिलियन कॉपीज से भी ज्यादा बिका। मुकुंद द इंग्लिश नॉवेलिस्ट एंड एकेडमिक डेविड रोज वंस रिमार्क। और मुकुंद जो इसके इंटरव्यूअर है उन्होंने कुछ कहा है, रिमार्क किया है। क्या कहा है? आई कांट अंडरस्टैंड हाउ वन मैन कैन डू ऑल द थिंग्स ही इको डज। और वह कह रहे हैं मुकुंद पद्मनाभन कि एक व्यक्ति इतना सारा काम कैसे कर लेता है। इको को संबोधित करते हुए, इको की तरफ इशारा करते हुए अम्बर्टो इको के बारे में कह रहे हैं कि एक व्यक्ति इतना सारा काम कैसे कर लेता है। अम्बर्टो इको का स्टेटमेंट है। अम्बर्टो इको कहते हैं, मे बी आई गिव द इम्प्रेशन ऑफ डूइंग मेनी थिंग्स बट इन द एंड आई एम कन्विंस्ड आई एम ऑलवेज डूइंग द सेम थिंग। और इको का ऐसा मानना है कि वह एक ही चीज को
बार बार करते हैं, ना कि वह बहुत सारा चीज करते हैं। Umberto Eco maybe give the impression Mukund which is Umberto Eco or now that is more difficult to explain. I have some philosophical interest and I pursue them through my academic work and my novels. Even my books for children are about non-violence. और इसका जो बुक होता है चिल्ड्रन के लिए वह non-violence होता है, अहिंसा का होता है एंड पीस और शांति के प्रति ये लिखते हैं। You see the same bunch of ethical philosophical interest and then I have a secret और इसका कुछ सीक्रेट भी है, रहस्य है। वह क्या है? Did you know what will happen if you eliminate the empty space from the universe? यह कहते हैं कि क्या आप जानते हैं कि क्या होगा जब हम लोग एलिमिनेट कर देंगे, हटा देंगे एम्पटी स्पेस को यूनिवर्स से। एलिमिनेट द एम्पटी स्पेस इन ऑल द एटम्स। क्या होगा जब हम लोग सभी एटम को एलिमिनेट कर देंगे, हटा देंगे एम्पटी स्पेस से? द यूनिवर्स विल बिकम एज बिग एज माय फिस्ट। तो यह जो यूनिवर्स है, यह संसार है, ठीक हमारे फिस्ट मुट्ठी के ये आकार का हो जाएगा, ठीक है। Similarly, we have a lot of empty space in our lives. कह रहे हैं ठीक उसी प्रकार हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में भी बहुत सारा खाली समय होता है, बहुत empty space होता है। I call them interstices और उसे यह जो Umberto Eco है क्या कहते हैं? इंटरस्टिक्स कहते हैं, खाली समय कहते हैं समय। Say you are coming over to my place, you are in an elevator and while you are coming up, elevator कहने का मतलब लिफ्ट। कह रहे हैं Umberto Eco you are in an elevator, जब आप एक एलिवेटर में होंगे, you are in an elevator and while you are coming up, और जब आप ऊपर की ओर आ रहे होंगे, I am waiting for you, और मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। दिस इज एन इंटरस्पेस और यह क्या होगा? एक इंटरस्पेस होगा, एक खाली समय होगा, एक समय अंतराल होगा, जब तक उसको लिफ्ट से नीचे से ऊपर आने के बीच का जो ड्यूरेशन होगा, समय अंतराल होगा, उस समय में यह क्या कर लेंगे? एन एम्पटी स्पेस। आई वर्क इन एम्पटी स्पेसेस और उस दौरान भी यह काम करते हैं। while waiting for your elevator to come up from the first to the third floor, I have already written an article। और उस दौरान में यह एक आर्टिकल लिख लेते हैं। जब तक कि वो फर्स्ट फ्लोर से थर्ड फ्लोर में आएगा, तो उस इंतजार के दौरान में, उस समय अंतराल के दौरान में, उस खाली समय में यह एक आर्टिकल लिख लेते हैं और इस तरह से यह अपने खाली समय का यूटिलाइज करते हैं। मुकुंद Not everyone can do that of course। कारण कि no everyone, हर कोई इस तरह समय का यूटिलाइज नहीं कर सकते। Your non-fictional writing, your scholarly work has a certain playful and personal quality about it. It is a marked departure from a regular academic style। और इसका जो स्टाइल होता है वो कैसा होता है? रेगुलर academic style, which is invariably, जो कि वेरी नहीं करता है, deep, personalized and often dry and boring। Have you consciously adopted an informal approach or is it something that just came naturally to you? Umberto Eco when I presented my first doctoral dissertation in Italy। Umberto Eco कहते हैं कि जब मैंने फर्स्ट टाइम, जब मैं अपना पहला डॉक्टोरल डिसर्टेशन when I presented, जब इन्होंने फर्स्ट टाइम अपना फर्स्ट डॉक्टोरल डिसर्टेशन प्रेजेंट किया था। डिसर्टेशन क्या होता है? एक किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे रिसर्च करना होता है, ठीक है। एक किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे रिसर्च करना होता है और उसके बारे में पूरा डिटेल देना होता है। उस रिसर्च को ही डिसर्टेशन कहा जाता है। तो जब इन्होंने फर्स्ट टाइम डिसर्टेशन रिप्रेजेंट किया था, वन ऑफ द प्रोफेसर से, तो किसी एक प्रोफेसर ने इससे कहा, a scholars learn a lot of a certain subject, then they make a lot of false hypothesis। और डिसर्टेशन बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है? एक false hypothesis करना पड़ता है, एक धारणा बनाना पड़ता है। Then they correct them और उसके बाद उसको करेक्ट करना पड़ता है। And at the end
दे पुट द कंक्लूजन, और आखिरकार अंत में क्या पुट करते हैं? कंक्लूजन पुट करते हैं। You, on the contrary, told the story of your research, even including your trials and errors. At the same time, he recognized I was right and went on to publish my dissertation as a book, which meant he appreciated it. और इस प्रकार से यहाँ देखते हैं कि at the same time, ठीक उसी समय he recognized I was right, और ये जो अम्बर्टो इको थे वह क्या थे? बिल्कुल सही थे। and went to publish my dissertation, और वह अपना डिसर्टेशन पब्लिश करवाने के लिए गए एज अ बुक, एक बुक के रूप में, which meant he appreciated it. At that point, at the age of 22, और उस समय की बात है जब अम्बर्टो इको 22 साल के थे। At that point, at the age of 22, I understood a scholarly book should be written the way I had done, और इससे लगा कि कोई भी स्कॉलरली बुक ठीक उसी प्रकार से लिखना चाहिए जैसा कि इन्होंने लिखा था, by telling the story of the research, किस टाइप से? एक स्टोरी टाइप से। This is why my essays always have a narrative aspect, यही वजह है कि यह हमेशा अपना ऐसे को एक नैरेटिव स्टाइल में लिखते हैं, नैरेटिव एस्पेक्ट में लिखते हैं। एंड दिस इज व्हाई प्रोबेबली, यही वजह है कि आई स्टार्टेड राइटिंग नैरेटिव्स सो लेट, काफी देर से इन्होंने नैरेटिव नॉवेल्स लिखना शुरू किया। एट द एज ऑफ 50 मोर और लेस, लगभग 50 साल की उम्र में इन्होंने नॉवेल लिखना शुरू किया। आई रिमेम्बर दैट माय डियर फ्रेंड रोलैंड बार्ट्स, और इसे एक बात याद है, एक कहानी, एक बात याद है, एक इसका एक दोस्त था, डियर फ्रेंड था, जिसका नाम था रोलैंड बार्ट्स, वाज ऑलवेज फ्रस्ट्रेटेड, वह हमेशा फ्रस्ट्रेट रहते थे, निराश रहते थे, ऑलवेज फ्रस्ट्रेटेड दैट ही वाज एन एसेइस्ट, वह क्या थे? एक एसेइस्ट थे, एंड नॉट अ नॉवेलिस्ट, और वह एक नॉवेलिस्ट नहीं थे, इसलिए वह हमेशा क्या रहते थे? फ्रस्ट्रेट रहते थे, निराश रहते थे। ही वांटेड टू डू क्रिएटिव राइटिंग, वह भी क्रिएटिव राइटिंग करना चाहते थे, वन डे और अनदर, बट ही डाइड बिफोर ही कुड डू सो, लेकिन वह इस काम को करने से पहले ही उसकी मौत हो गई, मर गई। वह भी नॉवेलिस्ट बनना चाहते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उससे पहले ही उसका मौत हो गया। I never felt this kind of frustration, लेकिन अम्बर्टो इको कह रहा है कि मैंने कभी भी उस प्रकार का फ्रस्ट्रेशन, निराशा महसूस नहीं किया। I started writing novels by accident. By accident means अचानक इन्होंने नोवेल लिखना शुरू किया। I had nothing to do one day and so I started novels, probably satisfied my taste for narration. Next, Mukund, talking about novels from being a famous academic, you went on to becoming a spectacularly famous after the publication of The Name of the Rose. You have written 5 novels against many more scholarly works of non-fiction, at least more than 20 of them. तो मुकुंद जो इंटरव्यूअर है, जो अम्बर्टो इको का इंटरव्यू ले रहे हैं, वह कह रहे हैं कि लेकिन जब आपका पब्लिश हुआ, क्या पब्लिश हुआ? द नेम ऑफ द रोज, उस समय से आप काफ़ी फेमस हो गए, और लगभग आपने 20 एटलीस्ट मोर देन 20 ऑफ देम, करीब आपने 20 नॉवेल लिखा। अम्बर्टो इको ओवर 40, तो अम्बर्टो इको कहते हैं 20 नहीं, लगभग 40 मैंने लिखा। मुकुंद ओवर 40, among them a seminal piece of work on semiotics. Semiotics जैसा कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, the study of sign is called semiotics. The study of sign, S-I-G-N, is called semiotics. But ask most people about Umberto Eco, and they will say, "Oh, he is the novelist. The novelist है." Does that bother you? Umberto Eco, yes, because I consider myself a university professor. क्योंकि वह अपने आप को क्या मानते हैं? यूनिवर्सिटी प्रोफेसर मानते हैं, वो राइट्स नॉवेल्स ऑन संडेज, और जो सिर्फ संडे के दिन ही नॉवेल्स लिखते हैं। इट इज़ नॉट अ जोक, और यह कोई जोक नहीं है। ऐसे कि बहुत कोई को लगेगा कि सिर्फ संडे को यह नॉवेल लिखता है तो उसे जोक मानते हैं, मजाक मानते हैं, लेकिन अम्बर्टो इको का कहना है कि मैं
वैसा यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हूँ जो कि सिर्फ संडे को ही नॉवेल लिखता हूँ, लेकिन यह कोई मजाक नहीं या सीरियसली। I participate in academic conference and not meeting of pen clubs and writes I identify myself with the academic community। और यह अपने आप को किस चीज से आइडेंटिफाई करते हैं? academic community। But okay, if they and most people के बारे में कहा जा रहा है, if they have read only the novels, हंसते हुए कहते हैं I know that by writing novels I reach a larger audience। I cannot expect to have 1 million readers with a stuff on semiotics। और कह रहे हैं कि यह अपने नॉवेल्स के बदौलत ही इतने सारे लोगों के पास पहुंच पाए। मीन्स कहने का मतलब है कि इनका जब नॉवेल पब्लिश हुआ तो लोगों ने पढ़ा और इसके बारे में जाना, तो नॉवेल के माध्यम से यह इतने लोगों के पास पहुंच पाए, मीन्स यह फेमस हो पाए। Stuff on semiotics, मुकुंद, which brings me to my next question। मुकुंद नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। The name of the rose is a very serious novel। और कह रहे हैं कि यह जो the name of the rose है वह काफी सीरियस नॉवेल है। It is a detective yarn at one level, but it also delves into metaphysics, theology and medieval history। Yet it enjoyed a huge mass audience। Were you puzzled at all by this? कह रहे हैं कि यह जो काफी सीरियस नॉवेल है द नेम ऑफ द रोज, और ये इसे आपने काफी डिटेक्टिव टाइप से लिखा है, जासूसी टाइप से लिखा है, लेकिन फिर दूसरी तरफ आपने इसमें थियोलॉजी भी डाल दिया, मेटाफिजिक्स भी डाल दिया, medieval history। Yet it enjoy a huge mass audience, जिसके वजह से ऑडियंस इसका एक बहुत ही एंजॉय करते हैं। One puzzle at all by this, but no journalists are puzzled and sometimes publishers, and this is because journalists and publishers believe that people like press and don't like difficult reading experience। और ऐसा मानना है कि जो पीपल होते हैं वह ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, वह एकदम इजी कचरा एकदम टाइप से चीज़ों को पढ़ना पसंद करते हैं। मतलब वो ज़्यादा बोझ नहीं लेना चाहते, डिफिकल्ट चीज़ों को रीडिंग नहीं करना चाहते हैं। लाइक डिफिकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंस, कंसीडर देयर आर 6 बिलियन पीपल ऑन दिस प्लेनेट। और ऐसा मानना है कि इस प्लेनेट में, इस संसार में लगभग कितने लोग हैं? तो लगभग 6 बिलियन पीपल इस प्लेनेट में रहते हैं। The name of the rose sold between 10 and 15 billion copies। लेकिन जो इसका नॉवेल था The name of the rose, वह कितने लोगों के बीच बिका? तो लगभग 10 से 15 मिलियन कॉपी ही बिका। मीन्स 10 से 15 मिलियन लोग ही इसके नॉवेल को पढ़ पाए। So in a way I reached only a small percentage of readers। तो ऐसा उनका मानना है अम्बर्टो इको का कि मैं बहुत कम लोगों के पास ही पहुंच पाया। स्मॉल पीपल, बहुत कम लोगों के पास पहुंच पाया, क्योंकि इस प्लेनेट में लगभग 6 बिलियन लोग रहते हैं, और उसमें से मैं सिर्फ 10 से 15 मिलियन ही इसका कॉपीज बिका द नेम ऑफ द रोज का। तो इसका ऐसा मानना है कि मैं बहुत कम लोगों तक ही पहुंच पाया। बट इट इज एग्जैक्टली दिस काइंड्स ऑफ रीडर्स हु डोंट वांट इजी एक्सपीरियंस। लेकिन ये जो रीडर्स थे वह वैसे रीडर थे जो कि इजी रीडर्स नहीं थे। मीन्स वे लोग, उन लोगों में नॉवेल पढ़ने का इंटरेस्ट था, वे लोग इजी चीज नहीं पढ़ना चाहते थे, ज़्यादा कचरा वगैरह, मतलब ऐसा चीज जिसमें ज़्यादा खास मटेरियल ना हो, उस प्रकार की चीज नहीं पढ़ना चाहते थे। मीन्स उन लोगों में नॉवेल पढ़ने का एक्साइटमेंट था, उत्सुकता था, जिन्होंने इस नॉवेल को पढ़ा। और एट लिस्ट डोंट ऑलवेज वांट दिस। आई माई सेल्फ एट 9 PM आफ्टर डिनर वॉच टेलीविजन एंड वांट टू सी आइदर मियामी वाइस। और जब यह 9 PM रात में 9 बजे डिनर करते हैं, और डिनर करने के बाद कुछ देर टेलीविजन देखते हैं, एंड वांट टू सी आइदर मियामी, और उसके बाद या मियामी वाइस भी देखना चाहते हैं, और इमरजेंसी रूम। आई एंजॉय इट एंड आई नीड इट बट नॉट ओनली। और यह इस चीज़ को एंजॉय भी करते हैं, लेकिन
हर दिन प्रत्येक दिन यह नहीं देखना चाहते हैं, प्रत्येक दिन इतना टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते हैं। कौन? अम्बर्टो इको। मुकुंद, could the huge success of the novel have anything to do with the fact that it dealt with a period of medieval history? Umberto Eco, that is possible, यह संभव है, but let me tell you another story। लेकिन यह दूसरा कहानी, दूसरा स्टोरी बताने जा रहा है। Because I often tell stories like a Chinese watchman, और इन्होंने जो अपना स्टोरी कहा चाइनीज वॉचमैन के टाइप में कहा, My American publisher said why she loved my book, और जब इनका अमेरिकन पब्लिशर से कहा why she loved my book, she didn't expect to sell more than 3000 copies। तो इन्होंने यह उम्मीद नहीं किया था कि 3000 से ज़्यादा कॉपियाँ बिकेगी in a country where nobody has seen a cathedral or studies Latin, जहाँ पे लोगों ने कैथेड्रल ना देखा हो और लैटिन स्टडी ना किया हो, उसमें इसको उम्मीद नहीं था, एक्सपेक्ट नहीं था कि 3000 से ज़्यादा कॉपियाँ बिकेगी। सो आई वॉज गिवन एन एडवांस फॉर 3000 कॉपीज, इसलिए इन्होंने 3000 कॉपी का एडवांस दिया था। बट इन द एंड इट सोल्ड 2 or 3 मिलियन इन द यूएस, लेकिन आखिरकार अंत में यह कितना 2 से 3 मिलियन कॉपीज यूएस में बिक गया। A lot of books have been written about the medieval past far before mine. I think the success of the book is a mystery। और ऐसा इनका मानना है अम्बर्टो इको का कि यह जो सक्सेस, जो कामयाबी था, वह एक तरह से मिस्ट्री है, यह एक तरह से रहस्य है, क्योंकि इसे भी अपने आप में विश्वास नहीं हो रहा है कि वैसा देश जहाँ पे लोग कैथेड्रल के बारे में नहीं जानते हो, लैटिन के बारे में नहीं जानते हो, और तो ऐसा बुक नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नॉवेल नहीं पढ़ेंगे। और इसका ऐसा मानना था कि लगभग 3000 कॉपियाँ ही बिकेगी, लेकिन 3000 से काफ़ी ज़्यादा बिक गई। कितना बिक गई? 3000 कॉपीज इन कंट्रीज नोबडी हैज कैथेड्रल स्टडीज। A lot of books have been written about the medieval past or more for before mine. I think the success of the books is a mystery. Nobody can predict it। और कोई भी व्यक्ति इसका प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। प्रेडिक्ट करने का मतलब भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। I think if I had written the name of the rose 10 years earlier or 10 years later, और ऐसा कि इसका मानना है कि यदि मैं यह नोवेल द नेम ऑफ द रोज यदि 10 साल पहले या 10 साल बाद लिखता, इट वुड नॉट हैव बीन द सेम, तो शायद इसे उतना सफलता नहीं मिलता जिस तरह की इसको मिला। वाइट वर्क एट द सेम टाइम इज अ मिस्ट्री। यही वजह है कि यह जो सक्सेस इसको मिला, यह एक प्रकार से रहस्य है, एक मिस्ट्री है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इंटरव्यू का एडवांटेज देखा, डिसएडवांटेज देखा, एग्जाम्पल देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर देखेंगे, समरी देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।